Hello everyone, I welcome you all to the lecture on thermodynamics. Topic है second law of thermodynamics, then heat engine, refrigerator and heat pump. So second law of thermodynamics. According to second law of thermodynamics, the spontaneity of the process is due to finite positive driving potential called the cause, and what happens is the effect. ओके मीन्स अगर एक कप में कॉफ़ी है ओके और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा इमीडिएटली जैसे ये कप अगर हम सराउंडिंग में लेके आते हैं तो ये क्या होगा, इमीडिएटली हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द कॉफ़ी टू द सराउंडिंग। और ये क्यों हो रहा है, एक पॉजिटिव ड्राइविंग पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम 50 डिग्री टू 20 डिग्री, तो ये पॉजिटिव है। ये डिफरेंस कितना, 50 - 20 मीन्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड का पॉजिटिव ड्राइविंग पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल क्या हो गया, टी कॉफ़ी माइनस टी सराउंडिंग। ये पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव ड्राइविंग पोटेंशियल है, इसको बोल रहे हैं कॉज। ये कॉज है और इसके कारण हो क्या रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। हमको कुछ भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम कॉफ़ी मग यहाँ रखेंगे और हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो सेकेंड लॉ बोलता है कि इस चीज़ को स्पॉन्टेनियसली होने के लिए एक पॉजिटिव ड्राइविंग पोटेंशियल चाहिए। और सेकेंड ये बोल रहा है दीज प्रोसेसेस कैन नेवर स्पॉन्टेनियसली ऑकर फ्रॉम अ लोअर टू हायर पोटेंशियल। मीन्स हीट कभी भी स्पॉन्टेनियसली लोअर से हायर मीन्स इस डायरेक्शन में हीट कभी भी नहीं आएगा। ओके मीन्स पॉजिटिव ड्राइविंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में ही हीट फ्लो होगा, रिवर्स स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा कभी भी। कुछ हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा तब ये एक बार पॉसिबल है, नहीं तो स्पॉन्टेनियसली ये नहीं हो सकता। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये क्या है, दिस डायरेक्शनल लॉ पुट्स अ लिमिटेशन ऑन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अदर देन दैट इम्पोज्ड बाय फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ओके मीन्स अगर कोई एनर्जी मीन्स वर्क ट्रांसफ़र है उसको कंप्लीटली हीट ट्रांसफ़र में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली हीट ट्रांसफ़र है, ये कंप्लीटली वर्क ट्रांसफ़र में कन्वर्ट हो सकता है। ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन दो स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला, कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो वो दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज हो जाएगा। ओनली थिंग कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। बट अब ये देखिए, ये जो वर्क कन्वर्टेड टू हीट, वर्क ट्रांसफ़र कन्वर्टेड टू हीट ट्रांसफ़र, ये जूल एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट लॉ में। आप याद करिए फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा था कि जूल ने बाय एक्सपेरिमेंट ये प्रूव किया था कि जो भी वर्क था, एक सिस्टम था मीन्स गैस था, उसमें थ्रू पैडल व्हील वर्क ट्रांसफ़र किया और फिर जब वर्क ट्रांसफ़र कर रहा था उस समय पे इंसुलेटेड था सिस्टम, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसके बाद फिर वर्क ट्रांसफ़र करने के बाद फिर सिस्टम को छोड़ दिया और इंसुलेशन हटा दिया सच दैट सिस्टम विल रिजेक्ट हीट टू द सराउंडिंग, सच दैट सिस्टम वापस से इनिशियल टेम्परेचर पे आ जाए। जब वर्क ट्रांसफ़र किया तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स इनिशियली टेम्परेचर अगर T1 पे है तो वो कुछ T2 पे चला जाएगा, फिर T2 से वापस से T1 में आने के लिए कुछ हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा सराउंडिंग को। ओके तो फिर उन्होंने जब ये मेज़र किया तो पता चला कि जितना एनर्जी इनपुट किया था उतना एनर्जी रिजेक्ट जब हुआ मीन्स एज अ हीट रिजेक्ट हुआ तो टेम्परेचर अपने इनिशियल स्टेट पे आ गया। ऑब्वियसली ऐसा होगा क्योंकि इसी वर्क के कारण ही ये सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ था और उसके बाद फिर उतना ही एनर्जी इक्वल Q इज़ इक्वल टू वर्क हमको सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सच दैट सिस्टम वापस से इनिशियल स्टेट पे आ जाए।
तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस चीज़ से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वर्क जो है वो कंप्लीटली हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बट इसका उल्टा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए ठीक नहीं है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं दिस डायरेक्शनल लॉ पुट्स अ लिमिटेशन ऑन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मींस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिमिटेशन है कि वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, मीन्स किसी भी एक साइकिल में, कंप्लीट क्लोज साइकिल में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, लास्ट में ये होगा कि जो भी हीट हमने इनपुट किया है उतना हमको वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा, कुछ कम हमको आउटपुट मिलेगा। और इस जो हीट जो हमने इनपुट किया था उसका कुछ पार्ट सराउंडिंग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम जब हीट इंजन पढ़ेंगे तो डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कुछ पार्ट क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं और हमको कम वर्क आउटपुट मिल रहा है, वो हम देखेंगे। ओके, बट ये लिमिटेशन था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो क्योंकि वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वर्क को हम बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, और हीट को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हीट है हमारा लो ग्रेड एनर्जी। तो जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल। ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या दो इंपॉर्टेंट चीज बोला, पहले तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात किया कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हीट ट्रांसफर होगा, बट उल्टा स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। हायर से लोअर में हीट ट्रांसफर होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, स्पॉन्टेनियसली हीट ट्रांसफर नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, ये एक स्टेटमेंट था। और दूसरा ये कि वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फर्स्ट लॉ भी एग्री करता है इसको, हीट को कंप्लीटली वर्क में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ के लिए करेक्ट है। ओके, बट सेकेंड लॉ के लिए ये करेक्ट नहीं है। और ये चीज़ ये इस टाइप के जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आते हैं 1 मार्क में कि ये क्यू इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क ट्रांसफर, इट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इस टाइप से स्टेटमेंट आते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर ये क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ इन्फानाइट हीट कैपेसिटी which is capable of absorbing or rejecting an unlimited quantity of heat without suffering any change in its property। ओके, ये एक ऐसा रिजर्वायर है, जिधर भी हम रिजर्वायर का नाम वर्ड यूज़ कर लिए, रिजर्वायर वर्ड यूज़ कर लिए, मीन्स वो क्या है, मीन्स आप कंसिडर करिए ओशियन को। अगर ओशियन से हम एक बकेट पानी निकाल लेते हैं या एक बकेट पानी ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या, उसके प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज होगा, कुछ भी नहीं। ओके, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। सिमिलरली एक ऐसा एनर्जी रिजर्वायर जिसका हीट कैपेसिटी इतना ज़्यादा हो कि उस हीट कैपेसिटी क्या था, m इंटू सी क्या था, स्पेसिफिक हीट, उसमें मास मल्टीप्लाई किया तो हीट कैपेसिटी, उसका हीट कैपेसिटी इतना ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स इसका डेफिनेशन क्या था, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका हीट कैपेसिटी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हम उसमें जब हीट ऐड करें या रिमूव करें तो उसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क ही ना आए, चेंज ही ना हो टेम्परेचर, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। ओके, तो जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, अब एटमॉस्फेयर में अगर हम कुछ
मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो क्या पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्या? नियर बाई कुछ टेम्परेचर चेंज हो सकता है क्या, बट क्या पूरे ही डिस्ट्रिक्ट या पूरे स्टेट का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं। तो एटमॉस्फेयर जो है उसका वो एक हमारा क्या है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ओके। अब एक होता है सोर्स और होता है दूसरा होता है सिंक। तो जिस रिजर्वायर से हम हीट लेते हैं वो हमारे लिए सोर्स होता है। जैसे हमारे पास कोई इंजन है, उसको ड्राइव करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास एक सोर्स है, ये हमारा सोर्स है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हायर टेम्परेचर पे होगा, तो जो ताकि ये हमको हीट सप्लाई कर सके। ओके, ये हमारा सोर्स है। अब अगर ये सिस्टम, ये जो इंजन जो है अगर हीट रिजेक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को, तो फिर वो हमारा क्या होगा, सिंक। और सिंक का टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और मीन्स कंपेयर टू दिस फ्लूइड, जो फ्लूइड यहाँ पास जो इस इंजन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके कंपैरिजन में ये जो सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर कम होगा, तो इसका हीट वो रिजेक्ट कर सकता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर सकता है। और सोर्स वो होगा जिसका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस इंजन में, उससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो ताकि वो एनर्जी गेन कर सके उससे। ओके, तो सोर्स और सिंक का डेफिनेशन क्लियर हो गया और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया। जहाँ भी हमने रिजर्वायर देखा मीन्स उसका कैपेसिटी इतना ज़्यादा है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज साइक्लिक हीट इंजन। साइक्लिक हीट इंजन क्या है? अ हीट इंजन cycle is a thermodynamic cycle in which there is a net heat transfer into the system and a net work transfer from the system। मीन्स ये एक ऐसा इंजन है, थर्मोडायनेमिक साइकिल पे बेस्ड एक ऐसा इंजन है जो कि नेट हीट इनपुट लेगा, हीट एज अ इनपुट लेगा और हमको कुछ नेट वर्क आउटपुट देगा। अब देखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़े कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिमिटेशन क्रिएट करता है कि अगर आप कुछ एनर्जी एज अ इनपुट दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, तो आप उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये उसी का स्टडी अब आगे चल रहा है कि हम हीट कुछ इनपुट दे रहे हैं, एक हमारा इंजन है, उस इंजन में हम एनर्जी एज अ हीट इनपुट दे रहे हैं, तो जो वर्क आउटपुट आ रहा है क्या वो हीट के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, इसी चीज़ का स्टडी है। तो जो इंजन जो इस चीज़ पे बेस्ड रहेगा, एक ऐसा इंजन जो हीट को इनपुट ले और फिर कुछ वर्क आउटपुट दे, नेट वर्क आउटपुट दे, उसको हम बोलते हैं हीट इंजन। ओके। और अगर वो कंप्लीट एक साइकिल मीन्स जिस स्टेट से स्टार्ट हो रहा है उसी स्टेट पे अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो उसको हीट इंजन साइकिल बोल देते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब ये जब फ्लूइड फ्लो होगा तो यहाँ देखिए एक इंजन जो हमारा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट कंसिडर करते हैं, वो एक हीट इंजन है। ओके, वो क्या करता है, हीट इनपुट लेता है। मीन्स ये जो सराउंडिंग वन है ये हमारा फर्नेंस है, फर्नेंस में कोल बर्न होता है, वहाँ से वो हीट रिजेक्ट करता है, हीट देता है, वो हीट हम बॉयलर को देते हैं। और बॉयलर में फ्लूइड रहता है, उसका टेम्परेचर राइज होता है, फिर वो वेपर फॉर्म में बनता है, वेपर जाएगा टरबाइन में और ये रोटेट होगा, शाफ्ट को रोटेट करेगा और कुछ वर्क आउटपुट देगा, शाफ्ट को रोटेट करके वर्क आउटपुट देगा। फिर ये वेपर स्टेट पॉइंट 3 पे आएगा, यहाँ भी वेपर है, फिर कंडेंसर में आता है और कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्ट करता है, कोई दूसरे सराउंडिंग मीन्स एटमॉस्फेयर को वो हीट रिजेक्ट करेगा, और हीट रिजेक्ट करेगा तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से लिक्विड में। फिर इस लिक्विड को हम पंप में कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके वापस से स्टेट पॉइंट 1 पे पहुंचा देते हैं।
क्योंकि इसको कंप्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉयलर जो है वो बहुत हाई प्रेशर पे वर्क करता है और कंडेंसर बहुत ही लो मीन्स वैक्यूम पे वर्क करता है, एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर पे, और बॉयलर बहुत ही हाई प्रेशर पे वर्क करता है। तो उसको वापस से बॉयलर में डालने के लिए इतना प्रेशर वापस से फ्लूइड का बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पंप लगाया। अब ये जो पंप का जो वर्क है, वर्क इनपुट जो है, जो हमको यहाँ टरबाइन में वर्क आउटपुट मिला ना, उसी का कुछ पार्ट हमको यहाँ पास एज अ इनपुट देना पड़ता है। तो नेट वर्क आउटपुट कितना मिला? डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू सी। डब्ल्यू ई तो आउटपुट मिला, लेकिन उसका कुछ वर्क इनपुट जो है, वर्क जो है वो एज अ इनपुट देना पड़ रहा है पंप को ड्राइव करने के लिए। तो नेट वर्क कितना मिल रहा है? डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू सी। और आप यहाँ देखिए कि Q1 क्या है? हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स। सिस्टम क्या है हमारा? ये हीट इंजन या ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको ही हम अपना सिस्टम कंसिडर करते हैं। तो ये फ्लूइड जो है बॉयलर में हीट गेन कर रहा है फ्रॉम अ सोर्स एट टेम्परेचर T1, और फिर कंडेंसर में ये जो फ्लूइड है वो हीट रिजेक्ट कर रहा है टू अनदर सिंक एंड सिंक एट टेम्परेचर T2। ओके, WE वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द फ्लूइड, फ्लूइड शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, इट इज बाय द सिस्टम। एंड देन अब यहाँ पास उसका कुछ पार्ट हमको यहाँ पास वापस से इनपुट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पास हम फ्लूइड के ऊपर वर्क करेंगे, तो इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो नेट वर्क क्या हो जाएगा? WE माइनस WC। तो नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा? Q1 माइनस Q2। Q1 कुछ इनपुट दे रहे हैं और Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। हम ये देखे थे कि Q1 को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ अमाउंट हमको सराउंडिंग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने 100 जूल इनपुट किया तो यहाँ आपको कुछ 60 जूल मिलेगा और 40 जूल आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा सराउंडिंग में, और ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं, ये साइकिल पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अब वो क्यों, वो हम आगे देखते हैं। ओके, अभी के लिए इस चीज़ को बस समझ लीजिए कि 100 जूल अगर हमने इनपुट क्या दिया, बस ये हीट 100 जूल इनपुट दिया, हमको आउटपुट मिला 60 जूल और 40 जूल हमको रिजेक्ट करना पड़ जा रहा है। ओके, तो नेट वर्क कितना मिल रहा है? WE माइनस WC। अब इस 60 जूल में भी कुछ पार्ट हमको यहाँ देना पड़ेगा, तो नेट कितना बच रहा है? अगर एज्यूम करिए कि 2 जूल ऑफ हीट यहाँ सप्लाई करना पड़ जा रहा है, तो कितना बच गया? 58 जूल हमको नेट वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो ये एक हीट इंजन साइकिल है। साइकिल कंप्लीट हो रहा है, स्टेट 1 से स्टार्ट किया और फाइनली स्टेट 1 पे एंड हो रहा है। फ्लूइड वापस से पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है? फॉर अ साइकिल हमने पढ़ा था नेट हीट इन अ साइकिल इज इक्वल्स टू नेट वर्क इन अ साइकिल। नेट हीट क्या है? Q1 माइनस Q2। नेट वर्क क्या है? WE माइनस WC। ओके, अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस। तो किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड करते हैं? डिजायर्ड आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। हमारा क्या डिज़ायर है? हमारा डिज़ायर है कि कितना नेट वर्क आउटपुट। देखिए, टरबाइन वर्क जो है वो बस हमारा डिज़ायर नहीं है, हमारा डिज़ायर है कि कितना नेट वर्क हमको मिल रहा है। ओके, वो हमारे यूज़फुल है ये, क्योंकि WE तो आउटपुट आया, लेकिन इसका कुछ पार्ट तो हमको यहाँ इनपुट देना पड़ रहा है ना, तो वो हमारे यूज़फुल नहीं है। हमारे यूज़फुल जो है वो नेटवर्क है। तो नेटवर्क हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है और इनपुट हमको हम क्या दे रहे हैं? बस Q1, यही तो हम इनपुट दे रहे हैं। कोल यहाँ बर्न हो रहा है और वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है बॉयलर को, यही हमारा बस इनपुट है। ओके, तो इनपुट क्या है? Q1। तो परफॉर्मेंस, जिसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं, वो क्या होगा? W नेट बाई Q1। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से W नेट, ये W नेट है, दिस इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस रिप्रेजेंट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन साइकिल। किसी भी हीट इंजन का, वेदर इट इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ओके, प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, उसकी जो एफिशिएंसी होगी उसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। रिवर्सिबल जब होता है तो 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, अभी ये जनरल इक्वेशन एक एफिशिएंसी का आया है किसी भी हीट इंजन के लिए, एंड इट इज़ 1 माइनस Q2 बाई Q1।
अब नेक्स्ट देखते हैं केल्विन प्लैंक्स एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। तो पहले देखते हैं केल्विन प्लैंक। केल्विन प्लैंक क्या बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ साइकिल इफ इट एक्सचेंजेस हीट ओनली विथ अ सिंगल रिजर्वायर। मीन्स कि ये सिंगल रिजर्वायर पे कोई भी जो इंजन है, हीट इंजन है, अभी हम हीट इंजन के बारे में पढ़ लिए, वो क्या होता है, किसी सोर्स से हीट लेगा और किसी सिंक पे हीट रिजेक्ट करेगा और कुछ वो वर्क आउटपुट देगा। ओके, तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है कि ये सिंगल रिजर्वायर पे वर्क नहीं कर सकता। मीन्स बस सोर्स होगा, ओके, और सराउंडिंग नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सराउंडिंग नहीं है तो क्या हो रहा है, Q2 जीरो हो जाएगा, Q2 जीरो हो जाएगा तो Q1 जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उतना ही वर्क आउटपुट हमको देना आउटपुट हमको मिल जाएगा। ओके, एंड दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है। मीन्स मीन सिंगल रिजर्वायर का मतलब क्या है, बस एक सोर्स है जो कि एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और दूसरा जो रिजर्वायर जो हमारा सिंक है वो है ही नहीं, तो हीट रिजेक्ट होगा ही नहीं। ओके, तो अब ये क्यों इम्पॉसिबल है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इसी एग्जाम्पल को आप देखिए, बॉयलर में हम जो है सप्लाई किए हीट, ओके, और फिर ये हमको कुछ वर्क आउटपुट दिया। ओके, ये यहाँ पास क्या है, स्टेट पॉइंट 2 पे वो वेपर रहेगा, फ्लूइड जो है हीट सप्लाई किया तो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, और फिर वो एक्सपैंड होके स्टेट पॉइंट 3 पे क्या रहेगा, वेपर ही रहेगा। ओके, अब देखिए अगर मैं हीट रिजेक्ट नहीं करूँ तो स्टेट पॉइंट 4 पे भी क्या रहेगा, वेपर ही रहेगा। आपने हीट रिजेक्ट किया नहीं तो वेपर ही रह जाएगा स्टेट पॉइंट 4 पे भी। अब उसके बाद पहली बात तो अब वापस से उसको अगर साइकिल कंप्लीट करना है, अगर आपको साइकिल कंप्लीट करना है, क्योंकि ये एक साइकिल की बात हो रही है, इन अ कंप्लीट साइकिल, तो अगर आपको साइकिल कंप्लीट करना है तो फिर स्टेट पॉइंट 1 पे फ्लूइड को भेजना पड़ेगा, और 1 पे क्या है, वो बॉयलर का इनलेट है जो कि हाई प्रेशर पे है, और टरबाइन से एक्सपेंड होने के बाद वो लो प्रेशर पे आ गया है। ओके, तो आपको कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ओके, तो जब आप वर्क इनपुट देंगे तो यहाँ तो वेपर है तो आप पंप यूज़ नहीं कर सकते, आप कंप्रेसर यूज़ करेंगे। ओके, तो वर्क इनपुट टू अ कंप्रेसर जो होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन VdP होता है। इसका डेरिवेशन भी हम आगे देखेंगे। ओके, अभी ये बस किसी फ्लो प्रोसेस में जो शाफ्ट वर्क इनपुट होता है वो होता है इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन VdP होता है। ओके, शाफ्ट वर्क इनपुट इन अ फ्लो सिस्टम। तो ये देखिए, फॉर यहाँ देखिए DP हो रहा है, चेंज इन प्रेशर, यही करना है हमको। प्रेशर को मीन्स यहाँ जो 4 पॉइंट पे जो प्रेशर है वहाँ से इंक्रीज करके 1 पे पहुँचाना है, तो चेंज इन प्रेशर लाना है फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ओके, अब यहाँ पास ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो क्या है, वेपर है। अब फ्लूइड अगर आप देखिए, फ्लूइड का दो पार्ट है, वेपर है और लिक्विड है। अगर लिक्विड है उसका वॉल्यूम और वेपर उसका वॉल्यूम दोनों कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा होगा। अगर आप देखिए, अगर आप 1 ग्लास ऑफ वाटर कंसिडर करिए, उसका वॉल्यूम, तो जो ग्लास का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। बट अगर उसको मैं वेपर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या वो वेपर उस ग्लास में रहेगा, नहीं, जिस रूम में आपने रखा है पूरे रूम में भर जाएगा। मीन्स वेपर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारा लिक्विड। ओके, तो अगर यहाँ वेपर ही है, अगर यहाँ वेपर ही है तो फिर मैं यहाँ वेपर ही पुट करूँगा, यहाँ वेपर का ही वॉल्यूम पुट करूँगा, इस जगह पे वेपर का ही वॉल्यूम पुट करूँगा। अब यहाँ देखिए, तो ये वर्क इनपुट हो जाएगा मेरा किसके लिए, पंप के लिए, सॉरी कंप्रेसर के लिए वर्क इनपुट हो जाएगा। अब सेम यही फॉर्मूला जो है वो लगेगा मेरा टरबाइन आउटपुट के लिए, क्योंकि टरबाइन भी हमको क्या, देखो स्टेट पॉइंट 2 से स्टेट पॉइंट 3 पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, अब यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और वो जो मीन्स वॉल्यूम जो है उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हमको इतना वर्क आउटपुट मिला। अब ये जो वर्क है और ये जो वर्क है ये दोनों क्या है, सेम हो जाएगा। मीन्स दैट टू व्हेन इट इज़ रिवर्सिबल, कोई लॉसेस नहीं है। तो ये जो टरबाइन का जो वर्क आउटपुट मिला है
टरबाइन का जो आउटपुट मिला है और यहाँ जो कंप्रेसर का जो हमको वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, ओके, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेपर को हैंडल कर रहे हैं। और फॉर्मूला आप देखिए सेम है और डीपी सेम है। चेंज इन प्रेशर देखिए 2 से 3 और यहाँ 4 से 1, तो चेंज इन प्रेशर तो सेम ही है हमारा और वॉल्यूम भी दोनों का सेम है। आप देखिए एक जगह 2 से 3 मिला रहे हैं और फिर 4 से 1, तो वॉल्यूम भी सेम है। तो मीन्स जितना वर्क आउटपुट आपको मिला टरबाइन से उतना पूरा का पूरा सो कंप्रेस करने में लग जाएगा और फिर स्टेट पॉइंट 1 पे पहुंचाने पे लग जाएगा। ओके, तो आपको नेट कितना मिला? 0। आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब आप देखिए, अगर हम यहाँ हीट रिजेक्ट करते हैं, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ हीट, और उसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब अगर स्टेट पॉइंट 4 पे अगर वो लिक्विड में होगा तो सेम फॉर्मूला, अब यहाँ देखिए 3 पे वेपर पे है और 4 पे लिक्विड पे है, तो इक्वेशन तो सेम वैलिड रहेगा, dp इनपुट। ओके, अब यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अब यहाँ क्या पुट करेंगे? 4 पे जो वॉल्यूम रहेगा और अब वो लिक्विड में क्योंकि कन्वर्ट हो गया है तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो जो शाफ्ट वर्क इनपुट देना पड़ेगा, जो पंप में इनपुट देना पड़ेगा, वो बहुत कम होगा कंपेयर टू टरबाइन वर्क आउटपुट। तो अब हमको कुछ नेट वर्क मिलेगा और हमारा ये नेट वर्क मिल रहेगा और जो फ्लूइड है वो स्टेट पॉइंट 1 पे पहुंच जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये हीट रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हीट रिजेक्ट करना ज़रूरी है तो कोई सिंक भी चाहिए हमको, तभी तो उसको हीट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमको ये समझ में आ गया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल। और ये सब चीज़ें एक साइकिल में बात हो रही है, इन अ साइकिल इफ़ इट एक्सचेंजेस हीट ओनली विथ अ सिंगल रिजर्वायर। अगर साइकिल की बात नहीं करें तो आप यहाँ से कंटिन्यू इनपुट दीजिए, ये आउटपुट आपको देता जाएगा, अब वो फ्लूइड आप फेंकते जाइए। अगर ऐसा है तो फिर ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फिर आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको वापस से साइकिल कंप्लीट नहीं करना है। बट अगर आपको साइकिल कंप्लीट करना है तो आपको कोई सिंक चाहिए जहाँ हीट रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो कोई भी हीट इंजन हो उसमें ये एक सिंक आपको चाहिए ही। ये स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का। अब देखिए, इफ़ हीट इंजन वायलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, अगर एक ऐसा इंजन आप बना लेते हैं जो वायलेट करता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, तो वो है PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ा था तब हमने देखा था। ये सेकेंड काइंड मीन ये क्या है, अगर आप हीट इनपुट कुछ हीट अगर आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो जितना इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट मिलेगा, और दिस इज इम्पॉसिबल। ये सेकंड लॉ को वायलेट करेगा। हमने देखा था सेकंड लॉ ये बोल रहा है कि क्यू को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है? देखिए सेकंड लॉ हमने दो चीज पढ़ा था। एक चीज तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट स्पॉन्टेनियसली नहीं जा सकता। ओके, और एक चीज हमने पढ़ा था कि Q को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया Q को पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसका स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक का। अब क्लॉसियस का क्या स्टेटमेंट है? ये सेकंड वाला कि लोअर से हायर में हीट स्पॉन्टेनियसली नहीं जा सकता। कोई भी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। मीन्स कूलर से हॉटर बॉडी में हीट ट्रांसफर हो जाए बिना किसी इफेक्ट के, स्पॉन्टेनियसली चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट है। तो यहाँ देखिए एक बॉडी है, कूलर बॉडी है, और यहाँ से हमको हीट एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, और इसको फिर हॉटर बॉडी पे रिजेक्ट करना है बिना किसी इनपुट के, मीन्स Q2 इज इक्वल्स टू Q1। तो ये इम्पॉसिबल है किसी साइकिल में। और ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये इक्वलेंट है, और अगर एक का वायलेशन होगा तो दूसरे का भी वायलेशन होगा, और अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू है। अब इसका प्रूफ जो है आप बुक में देख सकते हैं, यहां मैं अभी प्रूफ इसका कवर नहीं कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है।
It is device which operating in a cycle maintains a body at a temperature lower than the temperature of the surrounding. ओके, रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर वो होता है जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम मेंटेन कर पाए, उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं. ओके, तो हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी ए, और इसका टेम्परेचर और हमारा ये सराउंडिंग है. ओके, तो इस सराउंडिंग के टेम्परेचर से इस बॉडी का टेम्परेचर हमको कम रखना है. मीन्स अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमको इसको कुछ 30 से तो कम रखना है. 20, 10 जो भी हम जितना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट चाहते हैं, जितना टेम्परेचर कम करना चाहते हैं वो हम करेंगे. बट इसके लिए हमको एक डिवाइस चाहिए एंड दैट इज़ रेफ्रिजरेटर. तो वो क्या करेगा? इस चीज़ को लोअर टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. और हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो इसका टेम्परेचर कम होगा. उसके बाद अब ये हीट जाएगा किधर? हमारे पास रिजेक्ट करने के लिए एक ही चीज़ है जो कि सराउंडिंग. अब हमने क्लॉसियस स्टेटमेंट में देखा कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करके हायर पे चले जाएं विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट. बट अगर आप कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट लगाते हैं देन इट इज़ पॉसिबल. तो एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है? ये कंप्रेसर. आप क्या करिए, यहाँ से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करिए और कंप्रेसर को दीजिए. कंप्रेसर कंप्रेस करके उसको कंडेंसर में देगा और फिर उसके बाद फिर ये जो है सराउंडिंग पे चला जाएगा. ओके, तो अब यहाँ जो फ्लूइड का फ्लो होगा, ओके, वो कैसा होगा? जैसा ये ब्लैक डॉट जा रहा है वो वैसा नहीं, अब वो उल्टा होगा. ओके, यहाँ पास आप देखिए, ये जो बॉडी इसको हमको मेंटेन करना है. ओके, तो ये क्या करेगा? हीट एक्सट्रैक्ट करेगा. पहले तो जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं इवापोरेटर. इवापोरेटर हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और उसका फेस चेंज हो जाएगा, उस वेपर में हो जाएगा. इस पॉइंट पे वो लिक्विड में रहेगा, फिर वो फेस चेंज होके वेपर में चला जाएगा. फिर हम वो वेपर को भेजेंगे कंप्रेसर में. कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा. और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कितना करेगा? जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा, सच दैट कि एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाए. और फिर क्या करेगा? ये हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग को. ओके, हीट रिजेक्ट कर दिया सराउंडिंग को, Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दिया. अब यहाँ देखिए कितना रिजेक्ट किया होगा. एक तो Q2 है जो हीट इवापोरेटर लेके गया होगा. फिर WC हमने दिया था और हमको पता है कि वर्क को हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो Q1 हीट है वो क्या होगा? समेशन ऑफ दिस Q2 प्लस वर्क. ओके, वो वर्क भी पूरा कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो गया होगा फ्लूइड में, और फिर वो यहाँ आके Q1 अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग में चला जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ देखिए आप एक छोटा टरबाइन लगा सकते हैं और उसको एक्सपेंड करके वापस से 4 में पहुँचा सकते हैं. लेकिन वो जो वर्क आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही कम होगा और ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है. बट उसके लिए जो हमको एक्सपेंसेस लगेंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है. इसलिए जो रेफ्रिजरेटर में हम एक एक्सपेंशन डिवाइस, मतलब एक्सपेंशन के मीन्स टरबाइन नहीं लगाते हैं. ओके, उसके जगह पे हम कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं या फिर उसको थ्रॉटल वॉल्व भी बोलते हैं. तो हम ये कैपिलरी ट्यूब या थ्रॉटल वॉल्व के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. प्रेशर ड्रॉप होता है और वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. तो यहाँ देखिए Q2 क्या है? हीट रिमूव फ्रॉम अ बॉडी ए, जिसको मेंटेन करना है एट टेम्परेचर 2 लोअर देन T1, लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर T1. तो उसके लिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इससे. Q1 हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग एट T1. सराउंडिंग हमारा T1 पे और उसको हीट रिजेक्ट करेंगे Q1. WC कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा कंप्रेसर में टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट. ओके, कंप्रेसर ऑफ द रेफ्रिजरेटर. अब ये किसको कंप्रेस करता है? जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं. और WE क्या है? वर्क डन बाय द एक्सपेंडर ऑफ द रेफ्रिजरेटर. अब ये वर्क आउटपुट हमको मिलता अगर हम कुछ एक्सपेंडर या टरबाइन लगा देते हैं. बट वो
बहुत एक्सपेंसिव होगा और कुछ आउटपुट ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसलिए हम उसके जगह पे क्या करते हैं, हम एक कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं या थ्रॉटल वॉल लगा देते हैं। अब वो क्या होगा, जस्ट एक्सपेंड होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, बट कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए डब्ल्यू ई जो यहाँ पास जीरो, डब्ल्यू ई जो है वो हमारा ज़ीरो होता है यहाँ पास। अब यहाँ देखिए रेफ्रिजरेटर में हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है बॉडी ए का टेम्परेचर T2 पे मेंटेन करना बाय एक्सट्रैक्टिंग Q2 अमाउंट ऑफ हीट, और इसके लिए जो इनपुट देना पड़ रहा है वो क्या है, WC। अब ये भी यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट किया और पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ 1 पे आ गया। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा जाके वापस से स्टेट पॉइंट 1 पे आ गया। तो अब एक साइकिल कंप्लीट किया, तो किसी भी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन ये होता है। तो अगर हम देखें तो नेट हीट क्या है, Q2 माइनस Q1। Q2 यहाँ प्लस में किया क्योंकि फ्लूइड को यहाँ अब हीट ऐड कर रहे हैं एज Q2 इन द इवापोरेटर। तो हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस Q1 हो गया। ओके, सिमिलरली यहाँ वर्क इनपुट देना पड़ रहा है तो माइनस WC हो गया, और WE तो जीरो है यहाँ पास। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट, यही होता है हमारा। अब यहाँ हमारा डिजायर क्या है, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है इस बॉडी को कूल करना, और कूल कब हो सकता है, जब हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करें उसमें। तो हमारा डिजायर क्या है, Q2। अब इसके लिए हमने क्या इनपुट दिया, अब यहाँ देखिए इनपुट हमने WC वर्क कंप्रेसर में दिया है। Q1 हमारा इनपुट नहीं है, बल्कि वो तो रिजेक्ट कर रहे हैं हम सराउंडिंग को। इनपुट हम क्या दे रहे हैं, कंप्रेसर में वर्क, जो भी इलेक्ट्रिक वर्क हम दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आएगा वो हमारा यहाँ इनपुट आ रहा है यहाँ पास कंप्रेसर में। तो WC इज आवर इनपुट। तो यहाँ पास एक नया टर्म यूज़ किया गया, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और वो होता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, एंड दिस इज फॉर रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर, क्योंकि हमारा जो डिज़ायर है वो Q2 है, यहाँ पास Q2 एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसकी जो वैल्यू है, आप देखिए जो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। ओके, 1 से ज़्यादा होगी, बट इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकती। इन्फिनिटी कब होगा, जब WC जीरो मीन्स कोई भी वर्क इनपुट नहीं देना पड़े, और ये इम्पॉसिबल है। ये हमने देखा है कि बिना किसी इनपुट के लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर पे ले जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो कुछ तो हमको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, और कुछ भी अगर दिया तो ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो COP कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ओके, लास्ट में हीट इंजन का हमने पढ़ा था एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। वो क्या था, वर्क आउटपुट बाय इनपुट। अब 100% होने के लिए क्या था, जितना हमने इनपुट यहाँ पास दिया है उतना ही आउटपुट मिल जाए, मीन्स W इज इक्वल्स टू Q1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो तब उसको एक ही रिजर्वायर पे वर्क करना पड़ेगा। तो 100% एफिशिएंसी जो है वो पॉसिबल नहीं है, मीन्स ईटा की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, और COP की वैल्यू इन्फिनाइट पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अ हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में हैव अ COP ऑफ अबाउट 2.5, वेर एज अ डीप फ्रीज यूनिट विल बी क्लोजर टू 1, उसका COP कम होगा। ओके, अब जितना ज़्यादा बॉडी को कूल करना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वर्क इनपुट यहाँ देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप वर्क इनपुट देंगे तो ये रेशियो क्या होगा, आप डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, COP जो है वो कम होता जाएगा, और वो बहुत क्लोज टू 1 हो जाएगा। ओके, लोअर कोल्ड टेम्परेचर स्पेस मीन्स जिसको आप ठंडा करना चाह रहे हैं, जिस स्पेस को, अगर उसका टेम्परेचर और कम आपको चाहिए, या फिर हायर वार्मर टेम्परेचर स्पेस, या फिर जिस टेम्परेचर पे आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इन दोनों ही केस में आपको COP का जो वैल्यू है वो बहुत कम मिलेगा।
उसका COP का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो ये मे भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर लोअर टेम्परेचर मीन्स जिस बॉडी को कूल करना है उसका टेम्परेचर और अगर कम मेंटेन करना चाहें तो COP में क्या इफेक्ट आएगा, COP कम हो जाएगा। जो जिस टेम्परेचर पे हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, तो भी COP हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये हम और डिटेल में आगे देखेंगे जब हीट और वर्क, जब हम Q और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। ओके, टेम्परेचर स्केल पढ़ लेंगे, टेम्परेचर स्केल का जब रिलेशन निकाल लेंगे तब हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर के कारण कैसे COP में इफेक्ट आता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर है, ये एक हाउस में एक रेफ्रिजरेटर है। ओके, और इसको ओपन करके छोड़ दिया, इसको ओपन करके छोड़ दिया तो क्या ये रूम का टेम्परेचर कम कर देगा? एक रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, ठंडा करना। ओके, तो अगर हम रेफ्रिजरेटर को ओपन करके छोड़ दिए तो क्या ये इस रूम का टेम्परेचर कम कर देगा? तो हम इसको देखते हैं। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, हीट को पहले एक्सट्रैक्ट करेगा। हमने देखा था रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क कर रहा था, पहले लोअर टेम्परेचर जिसको ठंडा करना है वहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेगा, फिर कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा हमको। ओके, कंप्रेसर में कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा और फिर ये कुछ Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेगा सराउंडिंग को। ये हमारा रेफ्रिजरेटर था। अब यहाँ देखिए जो ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से लेगा, ये रूम से ही लेगा। ओके, क्योंकि अब ओपन है तो रूम का जो भी हीट है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट आपने एयर से एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद आप वर्क इनपुट देंगे, इसको यहाँ कंप्रेसर में वर्क इनपुट देंगे, कुछ WC देंगे और फिर इसके पीछे में जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है वो हीट रिजेक्ट करेगा। कितना, Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा। अब वो कहाँ रिजेक्ट करेगा, उसी सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग से आपने Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट किया था उसी सराउंडिंग पे अब वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो क्या हो रहा है, अब ये देखिए Q1 होता क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस WC। तो एक तो आपने Q2 एक्सट्रैक्ट किया, बाद में कुछ वर्क इनपुट दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है Q1, जो कि ज़्यादा है Q2 से। तो आप कम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा हीट रूम में छोड़ रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर को ओपन छोड़ने से रूम ठंडा नहीं होगा, इनफैक्ट उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हीट पंप। हीट पंप क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल मेंटेन्स अ बॉडी एट अ टेम्परेचर हायर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर का काम क्या था, लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर था। ओके, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, जैसे आप एयर कंडीशन कंसिडर करिए, गर्मी के दिनों में आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके कंपैरिजन में इनसाइड आपको टेम्परेचर कम मेंटेन करना होता है। अब आप उल्टा देखिए, ठंडी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर तो कम है लेकिन रूम का टेम्परेचर आपको ज़्यादा मीन्स सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर इनसाइड मेंटेन करना है। ओके, तो उस केस में हमको हीट पंप हेल्प करता है। ओके, ये सेम है जैसा रेफ्रिजरेटर है वैसा ही काम करता है। देखिए पूरा सब चीज़ सेम है। ये एक लोअर बॉडी से एक्सट्रैक्ट करेगा हीट। अब लोअर बॉडी हमारा क्या है, मीन्स लोअर टेम्परेचर बॉडी, लोअर टेम्परेचर बॉडी हमारा यहाँ क्या है, रिजर्वायर क्या है, सराउंडिंग। हीट पंप क्या करेगा, सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से जो ठंडा है वहीं से हीट लेगा, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा और फिर उसको रूम में जो हाउस है उसमें रिलीज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो सच दैट जो हाउस का टेम्परेचर है वो T1 पे मेंटेन रहे। तो ये सेम है, साइकिल सेम वर्क करेगा। 1 से 2 में जाएगा, फिर 1 यहाँ देखिए 1 से 4 में जाएगा, फिर 4 से 3 में जाएगा। ओके, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा सराउंडिंग से, फिर 3 से 2 में जाएगा। ओके, और फिर 2 से 1 में जाएगा और एक्सट्रैक्ट रिजेक्ट करेगा हीट यहाँ पर सराउंडिंग में। यहाँ मैंने ये नंबरिंग चेंज इसलिए नहीं किया सच दैट हम
डिफरेंस समझ पाए कि यहाँ पर फ्लूइड का फ्लो उल्टा हुआ कंपेयर टू हीट इंजन। हीट इंजन में 1 2 3 4 जा रहा था, यहाँ पास देखिए 1 4 3 2 1, उल्टा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए सराउंडिंग से हीट लेंगे और हाउस में हीट रिजेक्ट करेंगे, तो सेम ही है। Q2 इज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग। अब Q2 ये कहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हम सराउंडिंग से। आप कंसिडर करिए वही जो आप एक विंडो एयर कंडीशन को कंसिडर करिए। गर्मी के दिनों में वो एज अ रेफ्रिजरेटर काम करेगा, मीन्स रूम से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, और जो कि लोअर टेम्परेचर पे होगा सराउंडिंग से, बट फिर भी वो रूम से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, उस पर कुछ वर्क होगा और वो सराउंडिंग जो आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ हीट रिजेक्ट कर देगा। अब आप विंडो जो एयर कंडीशन है उसको आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके लगा दीजिए। अब वो से ऑन कर दीजिए। अब वो क्या करेगा? उसका काम क्या है? लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करना। तो अभी लोअर टेम्परेचर विंटर के दिन में, विंटर के टाइम पे लोअर टेम्परेचर किधर है? आउटसाइड, तो वहाँ से वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, कंप्रेसर उस पर वर्क करेगा और हीट कहाँ सप्लाई होगा? उसका रिजेक्ट होगा रूम के अंदर, हाउस के अंदर में हीट सप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए हीट जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम वो सराउंडिंग से कर रहे हैं, फिर कंप्रेसर वर्क इनपुट होगा कंप्रेसर में उसके, और फिर वो हीट जाएगा हाउस पे। तो अब यहाँ देखिए हमारा डिज़ायर क्या है? बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, बट यहाँ हमारा डिज़ायर क्या है? हमारा डिज़ायर है हाउस को गर्म रखना। तो वो कैसे रख सकते हैं? T1 टेम्परेचर पे मेंटेन करना। वो कैसे रख सकते हैं? बाय सप्लाइंग कॉन्स्टेंटली Q1 अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो हमारा डिज़ायर है Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना। हीट रेफ्रिजरेटर में क्या था? लोअर बॉडी को मेंटेन करना था, तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करना था कंटिन्यूसली। बट यहाँ क्या डिज़ायर है? Q1 अमाउंट ऑफ हीट रूम में सप्लाई करना, हाउस में सप्लाई करना। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? Q1 है, और इनपुट क्या है? जो कंप्रेसर में वर्क दे रहे हैं। तो इसका जो COP का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। और उधर क्या था? Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। तो ये COP का जो फॉर्मूला हीट पंप का है और रेफ्रिजरेटर का, ये दोनों को कंपेयर करने हमको आना चाहिए। ओके, डिफरेंस समझ में आना चाहिए यहाँ पास। ड्यू टू दिस डिजायर्ड इफेक्ट, now for heat pump operating over a moderate temperature range, a value of its COP can be around 4। अगर moderate temperature range में रहेगा तो 4 पे रहेगा, with this value decreasing sharply as heat pumps operating temperature range is broadened। ये जो COP की वैल्यू है कम हो जाएगी अगर ये जो डिफरेंस है, ये जो T1 और T2 का जो डिफरेंस अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो ये COP का वैल्यू जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये इक्वेशन है हमारे पास। ओके, सिमिलरली COP ऑफ हीट पंप भी हमने निकाल लिया। ओके, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए। COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1। मीन्स COP ऑफ हीट पंप इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। इसका मतलब ये है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में भी अगर वर्स्ट डिज़ाइन किया है तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में भी लेस देन 1 हो सकता है। अगर डिज़ाइन बहुत ही ख़राब है तो लेस देन 1 हो सकता है, लेकिन कुछ भी होगा जब 1 पे ऐड करेंगे तो हीट पंप का जो COP होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, नाउ COP ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला क्या है? Q1 बाई वर्क इनपुट, Q1 बाई WC। इसका मतलब कि Q1 जो है वो हमेशा जो हम वर्क इनपुट देते हैं कंप्रेसर में उससे ज़्यादा ही रहता है Q1। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न निकालना चाहते हैं, वो ये है कि हमारे हाउस में अगर हम एक इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करें और उसको हम एज अ वर्क सप्लाई कर रहे हैं 1 किलोवाट। ओके, 1 किलोवाट सप्लाई कर रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट में, और उसकी अगर 100% एफिशिएंसी है तो स्टेडी स्टेट में कितना हीट रिजेक्ट करेगा वो?
1 किलोवाट। जितना आपने इनपुट दिया उतना ही वो स्टेडी स्टेट पे रिजेक्ट करेगा। एक क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर। बट अगर मैं हीट पंप यूज़ करूं, ओके, अगर मैं हीट पंप यूज़ करूं और जो हमको इनपुट देना है, तो ये जो WC 1 किलोवाट इनपुट दे रहे थे, ये हम उतना ही इनपुट अगर कंप्रेसर में देते हैं, ओके, तो ये कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा। अब 1 किलोवाट WC दिया था, तो हमको पता है कि Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन WC, तो जो Q1 जो हीट जो रूम में जाएगा वो हमेशा 1 किलोवाट से ज़्यादा ही होगा, ओके। तो यहाँ देखिए ये हीट पंप ज़्यादा हीट ट्रांसफर कर रहा है स्पेस के लिए, स्पेस पे, कंपेयर टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर। सो हीट पंप प्रोवाइड्स अ थर्मोडाइनेमिक एडवांटेज ओवर रेजिस्टेंस हीटर। मीन्स अगर सेम इफेक्ट चाहिए आपको तो हीट पंप में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो कम आएगा कंपेयर टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पार्ट, इरिवर्सिबल प्रोसेस पार्ट और कार्नोट साइकिल, देन रिलेशन मीन्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।